गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 1857 के विद्रोह की चर्चा करेंगे। हम इसके कारण, स्वरूप और परिणाम पर प्रकाश डालेंगे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना रही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का परिणाम रहा। भारतीयों ने इस ब्रिटिश शासन को कभी मन से स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके मन में इस शासन के खिलाफ निरंतर असंतोष पनपता रहा और इसी असंतोष ने 1857 में एक विद्रोह का रूप ले लिया। अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ समय समय पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह हुए। इनमें 1806 में बेलूर विद्रोह, 1824 में बैरकपुर विद्रोह, 1831 से 33 के दरमियान कोल विद्रोह और 1855-56 में संथाल विद्रोह प्रमुख हैं। अंग्रेजों ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर इन सभी विद्रोहों का दमन कर दिया, किंतु इन विद्रोहों ने 1857 के विप्लव के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। 1857 का विप्लव अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सबसे व्यापक विद्रोह था। अगर हम इस विद्रोह के कारणों की चर्चा करें तो किसी एक कारण को इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ये विद्रोह विभिन्न कारणों का सम्मिलित परिणाम था। इस विद्रोह के कारणों में राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक और तात्कालिक कारण को हम उत्तरदायी मान सकते हैं। अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो राजनीतिक कारण डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। डलहौजी की गोद निषेध नीति से विभिन्न नरेश और राजवंशों के शासन को समाप्त कर दिया गया। कुछ राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर उनका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। कुछ राज्यों की, जैसे कर्नाटक, तंजौर के शासकों की उपाधियां और पेंशन बंद कर दी। इसके अलावा मुगल सम्राट के खिलाफ दुर्व्यवहार किया गया। मुगल सम्राट को लाल किला छोड़कर उसे कुतुब मीनार के पास रहने को बाध्य किया गया। देशी शासक और भारतीय जनता के मन में मुगल सम्राट के प्रति श्रद्धा थी। अंग्रेजों ने उसकी प्रतिष्ठा पर प्रहार करके उनकी श्रद्धा को आघात पहुंचाया। मुगल सम्राट को नजर देना, उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना अंग्रेजों ने बंद कर दिया और सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इसके अलावा राजनीतिक कारणों के साथ प्रशासनिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार रहे। प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया। कॉर्नवालिस का भारतीयों की योग्यता में विश्वास नहीं था और प्रशासनिक पदों में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। अठारह के चार्टर एक्ट में जाति और रंग भेद नीति को समाप्त कर कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस एक्ट की यह धारा कभी क्रियान्वित नहीं की गई। न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ समझे जाते रहे। भारतीय जजों की अदालतों में उनके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं हो सकता था। ऐसे ही सामाजिक कारणों की बात करें तो अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ समझते थे। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति व्यवहार नितांत अपमानजनक था। वो हे दृष्टि से भारतीयों को देखते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीयों को ईसाई रंग में रंगने का प्रयास किया।
1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई थी। ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए और वो हिंदुओं के अवतार और पैगंबरों को हे दृष्टि से देखते थे और अपने ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते थे। भारतीयों को तरह तरह से ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। इसके अलावा आर्थिक कारण की अगर हम बात करें तो आर्थिक शोषणकारी नीतियां इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार रही। भारत में अंग्रेजों ने कुटीर उद्योग धंधों का विनाश कर दिया और भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति ला दी गई। इंग्लैंड का तैयार माल अधिकाधिक मात्रा में भारतीय बाजारों में आने लगा। फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य, कुटीर उद्योग आदि को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीयों में निर्धनता तेजी से बढ़ने लगी। अंग्रेजों की स्थायी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाओं का किसानों पर हानिकारक प्रभाव हुआ, क्योंकि इन व्यवस्थाओं के तहत किसानों से अधिकाधिक लगान वसूल किया जाने लगा। इन शोषणकारी नीतियों के खिलाफ भारतीय किसानों के मन में असंतोष पनपता रहा। इसके अलावा अगर हम सैनिक कारण की बात करें तो सेना में वेतन, भत्ते, पदोन्नति के संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के लिए पदोन्नति के अवसर न के बराबर थे। भारतीय सैनिकों के धर्म और रीति रिवाजों पर समय समय पर प्रहार किया जाता था। इसके अलावा तात्कालिक कारण की हम बात करें तो भारतीयों में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि अंग्रेज भारतीय धर्म, रीति रिवाज, संस्कारों को नष्ट करना चाहते हैं। इसी समय चर्बी वाले कारतूस की घटना हुई, जिसमें भारतीय सेना को एनफील्ड राइफल्स दिए गए। इन राइफल को एक विशेष प्रकार के कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिसको चिकना करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इस कारतूस को राइफल में डालने से पहले उसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। इस राइफल का प्रयोग भारत में आरंभ कर दिया गया। भारतीय सेना ने इन राइफल्स का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां चला दी। मंगल पांडे को बंदी बनाकर मौत की सजा दे दी गई। 1857 में लखनऊ की अवध रेजिमेंट ने भी इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ की एक सैनिक टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पहुंचकर इन विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे ये विद्रोह भारत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। उत्तर भारत के अधिकांश भागों में ये विद्रोह फैल गया। नाना साहब ने कानपुर में अपना विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बुंदेलखंड की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, मध्य भारत में तात्या टोपे ने, बिहार में कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और इस प्रकार विद्रोह कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा आदि विभिन्न स्थलों पर फैल गया। इस विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण नेता रहे
महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर साहब, तात्या टोपे, नाना साहब, झलकारी बाई आदि प्रमुख हैं। अगर हम इस विद्रोह के प्रमुख स्थलों की बात करें तो इस विद्रोह के प्रमुख स्थल थे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बनारस, बिहार, पंजाब, फतेहपुर, फैजाबाद और बरेली। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने इसका नेतृत्व किया और यहाँ पर विद्रोह का दमन किया निकोलस और हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और यहाँ विद्रोह का दमन किया कॉलिन कैंपबेल ने। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया और यहाँ पर विद्रोह का दमन किया कैंपबेल और हैवलॉक ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और यहाँ विद्रोह का दमन किया ह्यूरोज ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया और यहाँ विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने। बनारस में आम जनता ने विद्रोह को बुलंद किया और यहाँ पर विद्रोह का दमन किया कर्नल नील ने। बिहार में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और विलियम टेलर ने यहाँ विद्रोह का दमन किया। पंजाब में आम जनता ने विद्रोह किया और यहाँ जॉन लॉरेंस ने विद्रोह का दमन किया। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया और जनरल रेनार्ड ने यहाँ विद्रोह का दमन किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया और जनरल रेनार्ड ने यहाँ विद्रोह का दमन किया। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया और विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह का दमन किया। विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र रहे जिनमें झांसी, बनारस, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, जगदीशपुर, फैजाबाद आदि महत्वपूर्ण हैं। अगर हम विद्रोह के स्वरूप की बात करें तो इस विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विद्वानों के अपने विद्रोह के स्वरूप की बात करें तो इस विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। सर जॉन शीले और बी.ए. स्मिथ कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। आउट्रम कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। मैलिसन कहते हैं कि ये विद्रोह सामंतवादी प्रतिक्रिया का परिणाम रहा और सावरकर कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस विद्रोह के असफलता के कारणों की अगर हम बात करें तो विभिन्न कारण इस विद्रोह की असफलता के लिए जिम्मेदार रहे। इसमें पहला है योग्य नेतृत्व का अभाव, दूसरा देशी नरेशों का अभाव, अधिकांश देशी नरेश ब्रिटिश शासन के समर्थक रहे। तीसरा है दक्षिण भारत की उदासीनता, दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र इस विद्रोह से अछूते रहे। इसके अलावा केंद्रीय संगठन का अभाव, इस विद्रोह का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। इसके अलावा सीमित साधन, विद्रोहियों के पास अस्त्र शस्त्र सीमित थे, परंपरागत साधनों से वो विद्रोह उन्होंने किया जिसकी वजह से वो पराजित हुए। अंग्रेजी सेना के पास जहां आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे वहीं भारतीय सेना के पास, भारतीय विद्रोहियों के पास परंपरागत अस्त्र शस्त्र थे जिनसे वो इस आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं कर सके। इस विद्रोह के परिणाम की अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। महारानी के घोषणा पत्र 1858 के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई और भारत में जितना अंग्रेजी राज्य था उसके अधिक विस्तार की अब कोई इच्छा ब्रिटिश शासन की नहीं थी। देशी नरेशों के प्रति सरकार ने आदर भावना व्यक्त की, उनके अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया।
धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की नीति का पालन किया, प्राचीन रीति रिवाजों को संरक्षण दिया। इसके अलावा सेना का पुनर्गठन किया गया